तो फ्रेंड्स एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। दोस्तों आज से हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के दूसरे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर को, जो कि आपका सेकंड पेपर रहता है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ये मॉडल पेपर आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, इसलिए आप इस क्लास को एंड तक कंप्लीट देख लीजिए और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकें। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपको दिए जाएंगे लगातार, तो इसलिए आप परीक्षाओं तक हमारे साथ बने रहें। परीक्षाओं तक आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से करा दी जाएगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। प्रश्न संख्या 1 है, किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पेंसर। किसने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है? तो ये माना है इन्होंने स्पेंसर ने। जितने भी नए भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि लगातार यहाँ पर आपको मॉडल पेपर दिए जाएंगे और आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहें। इन मॉडल पेपर से आपके जो प्रश्न है वो 100% आपकी परीक्षा में रिपीट होने जा रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर है, पर्यटन विधि से छात्रों में किसका विकास होता है? ये यहाँ पर आपको बताना होगा। तो पर्यटन विधि से छात्रों में किसका विकास होता है? समय का सदुपयोग का, मनोरंजकता का, बौद्धिकता का, ठीक है, या फिर निरीक्षण का अवलोकन। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निरीक्षण का अवलोकन। ठीक है, पर्यटन विधि से छात्रों में जो विकास होता है वो बच्चे निरीक्षण करना सीख जाते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, शिक्षा का मूलभूत सिद्धांत क्या है? शिक्षा का मूलभूत सिद्धांत क्या है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, अन्वेषण विधि का सिद्धांत, आगमन विधि का सिद्धांत, या फिर उपर्युक्त सभी? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रियाशीलता का सिद्धांत। ठीक है, शिक्षा का मूलभूत सिद्धांत जो है वो है क्रियाशीलता का सिद्धांत। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर, सुकराती विधि किसे कहते हैं? ठीक है, सुकराती विधि कौन सी होती है ये यहाँ पर आपको बताना है। क्या कहानी विधि है, या व्याख्या विधि है, या प्रश्नोत्तर विधि है, या फिर विश्लेषण विधि? यानी कि सुकरात ने कौन सी विधि दी है? तो सुकरात ने जो विधि दी थी वो थी प्रश्नोत्तर विधि। आपको रखना याद, ऑप्शन सी राइट आंसर। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर है, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बालकों का सर्वांगीण विकास करना ही बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ बढ़ना है प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर, छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल कौन सा है? ठीक है, बच्चों के अंदर पूर्व पहले कितना ज्ञान है, कैसा ज्ञान है, उसकी जानकारी लेने हेतु कौन सा शिक्षण कौशल प्रयोग किया जाता है? तो उसे हम बोलते हैं प्रस्तावना कौशल। कौन सा बोलते हैं? प्रस्तावना कौशल। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने स्क्रीन पर और आपसे पूछा जा रहा है कि प्राचीन कालीन शिक्षण विधियाँ कौन सी थीं? ठीक है, प्राचीन कालीन शिक्षण विधियाँ कौन सी थीं ये यहाँ पर आपको बताना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, प्राचीन कालीन जो शिक्षण विधियाँ थीं वो पूरी तरह से शिक्षक केंद्रित होती थी। ठीक है, यानी कि शिक्षक को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में आपको बताइए अब जो यहाँ पर शिक्षण विधियाँ हैं वो बाल केंद्रित हैं। कैसी हैं? बाल केंद्रित हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है प्राचीन काल में। ठीक है, तो प्राचीन काल में जो शिक्षण विधियाँ थीं वो पूरी तरह से शिक्षक केंद्रित थीं, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र कौन सा है? यानी कि सही शिक्षण सूत्र यहाँ पर आपको बताना होगा। क्या अज्ञात से ज्ञात की ओर? ठीक है, ये भी गलत है आपका। ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर, या फिर अंश से पूर्ण की ओर, ये भी गलत है। ऑप्शन डी आपका सूक्ष्म से स्थूल की ओर, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। ये शिक्षण सूत्र सही लिखा हुआ है, बाकी ये जो है ये उल्टा उल्टा लिखा हुआ है। अज्ञात से ज्ञात की ओर नहीं होता है, बल्कि ज्ञात से ज्ञात की ओर होता है। इसी तरह से पूर्ण से अंश की ओर होता है और स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। बाकी ये जो तीनों सूत्र लिखे हुए हैं ये उल्टे उल्टे लिख दिए गए हैं, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये शिक्षण सूत्र उपयुक्त है, यानी कि सही है। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इसी के साथ आप हमारे साथ बने रहिएगा। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने स्क्रीन पर है, बच्चे में कल्पना शक्ति का जो विकास है वो किया जा सकता है। ठीक है, कैसे किया जा सकता है ये यहाँ पर आपको बताना होगा। तो कल्पना शक्ति का जो विकास है वो कहानी के द्वारा आप कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों को कहानी सुना सकते हैं जिसमें बच्चों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उससे एक कल्पना उत्पन्न होती है कि किस तरह से आगे क्या होने वाला है।
तो बच्चे में कल्पना शक्ति का जो विकास है वो कहानी सुनाकर किया जा सकता है या कहानी के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने स्क्रीन पर आगमन विधि का प्रयोग किया गया। ठीक है, आगमन विधि का प्रयोग किया गया किसमें? व्याकरण में, निबंध में, गद्य शिक्षण में या फिर पद्य शिक्षण में? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा व्याकरण में। आगमन विधि का प्रयोग किसमें किया गया? व्याकरण में। प्रश्न संख्या 11 है, शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। ठीक है, कैसे एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है? ये किसका कथन है? तो ये आपको बताना होगा किसका कथन है। तो ये जो कथन है ये जॉन डीबी का है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मॉडल पेपर में दिए जा रहे हैं सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पेपर में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं इसी में से, इसलिए मॉडल पेपर को आपको बहुत ध्यान से देखना है। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि इसकी जो PDF फाइल है वो आपको कहाँ से और कैसे डाउनलोड करना है, यानी कि जो मॉडल पेपर है पूरा, ठीक है, पूरा मॉडल पेपर आपको कैसे कहाँ से डाउनलोड करना है। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, आगे अभी आपको बताने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने स्क्रीन पर है, पहले इसका आंसर कीजिएगा। उत्तम TLM की विशेषताएं कौन सी हैं? ठीक है, उत्तम जो एक अच्छा TLM होता है उसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? क्या बिना लागत का होना चाहिए, क्या कम लागत का होना चाहिए, या बालकों के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए? तो उत्तम TLM की ये सारी विशेषताएं। ठीक है, तो आप सारे पर टिक कैसे लगाएंगे? तो आप सारे पर टिक ऐसे लगा देंगे ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी बोल रहा है उपयुक्त सभी, यानी कि ये ऑप्शन डी बोल रहा है कि ये सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो आप लगा देंगे ऑप्शन डी। ठीक है, उत्तम TLM की विशेषताएं होती हैं, सारी होती हैं, तो आप ऑप्शन डी को लगाएंगे उपयुक्त सभी में। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, बुनियादी अथवा बेसिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? तो ये तो आप बचपन से पढ़ते हुए चले ही आ रहे होंगे और अच्छे से आपको पता चल ही चुका होगा। तो बुनियादी शिक्षा का जो जनक है वो महात्मा गांधी जी को कहा जाता है, जिसे बेसिक शिक्षा का जनक भी कहा जाता है। बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा तो महात्मा गांधी जी को कहा जाता है, आपको रखना है याद। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 14 शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है। यहाँ पर एक कथन दिया हुआ है और ये किसका कथन है ये यहाँ पर आपको बताना पड़ जाएगा। तो ये जो कथन है ये BF स्किनर जी का है। किसका है? BF स्किनर का। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए। इसके साथ प्रश्न संख्या 15 आपके सामने स्क्रीन पर, शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए। ठीक है, शिक्षक की जो गति है वो किस पर आधारित होनी चाहिए? तो ये छात्रों की सीखने की गति पर आधारित होनी चाहिए कि बच्चे जिस तरह से सीख रहे हैं, जिस गति से सीख रहे हैं, शिक्षकों को भी उसी आधार पर उसी गति से उन्हें सिखाना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब यहाँ से आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, वो स्टार्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही ये जो मॉडल पेपर है, ये जो PDF फाइल है, ये आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई, वहाँ से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ आपका अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 16 है, अनुदेशन का क्या आशय है समझाइए। अनुदेशन क्या है इसके बारे में आपको बताना होगा। तो अनुदेशन शब्द का साधारण भाषा में अर्थ है सूचना देना या फिर ज्ञान देना। आप अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको 1 नंबर आसानी से मिल जाएगा। अनुदेशन क्या है? अनुदेशन का अर्थ होता है सूचना देना, यानी कि इन्फॉर्मेशन देना या फिर आज्ञा देना। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 17 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 17, शिक्षक केंद्रित शिक्षण के 2 दोष लिखिए। ठीक है, पहले की जो शिक्षा होती थी वो शिक्षक केंद्रित होती थी प्राचीन काल में, लेकिन अभी बाल केंद्रित शिक्षा आ चुकी है। आपको बताई है ऊपर ऑप्शन में। तो शिक्षक केंद्रित शिक्षा जो थी उसके दोष यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो शिक्षक सही उत्तर पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। और इसके साथ ही यहाँ पर आपका दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि जो शिक्षक है वो पाठ्यक्रम पूरा करने तक ही सीमित रहता है। ये शिक्षक केंद्रित शिक्षा के दोष बताए गए। इसके बाद प्रश्न संख्या 18 आपके सामने स्क्रीन पर है, शिक्षण की 2 विशेषताएं लिखिए। तो शिक्षण सुनियोजित होना चाहिए, शिक्षण सुनियोजित होना चाहिए। दूसरा पॉइंट यहाँ बताया गया कि शिक्षण जो है प्रजातंत्रीय होना चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ प्रश्न संख्या 19 आपके सामने स्क्रीन पर है, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो राज्य हिंदी संस्थान जो है वो वाराणसी में स्थित है, आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 19 आपके सामने स्क्रीन पर, इसके बाद 20, प्रश्न संख्या 20 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। 19 के बाद 20 से इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि शिक्षण की किन्हीं 4 नवीन विधाओं के नाम बताइए। इसमें हो सकता है आपका बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, दूसरा आपका पॉइंट उपचारात्मक शिक्षण, तीसरा आपका दक्षता आधारित शिक्षण और चौथा है सहगामी शिक्षण। ये शिक्षण की विधाएं, इन्हें आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 21 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है। तो शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण का जो प्रयोग है वो किया जाता है। तो शैक्षिक रूप से जो पिछड़े बालक होते हैं उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण उपयोगी होता है। प्रश्न संख्या 22 आपके सामने स्क्रीन पर है, पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट क्या है इसका अर्थ आपको बताना है। तो पुनर्बलन का अर्थ है पुनः बल देना। पुनर्बलन के द्वारा छात्रों को अच्छा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। पुनर्बलन से बच्चों को मानसिक रूप से प्रोत्साहित भी किया जाता है।
इसके अलावा पुनर्बलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 23 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है किसी उद्यान में बालक, पौधे, पाठशाला, बगीचा और शिक्षक माली होता है, ये कथन किसने व्यक्त किया? ये यहाँ पर आपको बताना होगा। तो ये जो कथन है वो फ्रेडरिक फ्रोवेल का है। किसका है? ये कथन फ्रोवेल का है, जिन्होंने कहा है कि एक उद्यान में बालक जो होते हैं वो पौधे होते हैं, और जो पाठशाला होता है वो बगीचा होता है, और जो शिक्षक होता है वो माली होता है। तो ये फ्रोवेल ने कहा है। प्रश्न संख्या 24 से आपका शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया क्यों कहा गया, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि शिक्षण के अंतर्गत 3 बिंदु सम्मिलित होते हैं, जो इस प्रकार से होते हैं। पहला होता है आपका शिक्षक, दूसरा होता है शिक्षार्थी, तीसरा होता है आपका पाठ्यक्रम यानी कि कोर्स। तो इन तीनों को ही मिलाकर इसलिए कहा गया है कि ये एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। इसमें 3 बिंदु आ जाते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। प्रश्न संख्या 24 के बाद 25 आपके सामने स्क्रीन पर है। संप्रेषण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, ये यहाँ पर आपको बताना होगा। तो संप्रेषण के प्रमुख घटक हैं प्रेषक, संदेश और ग्राही। ठीक है, यानी कि प्रेषक यानी कि संदेश को भेजने वाला, और दूसरा आपका संदेश यानी कि क्या चीज़ आप भेज रहे हैं, तीसरा आपका ग्राही यानी कि रिसेप्टर जो संदेश को रिसीव करता है। इसके अलावा प्रश्न संख्या 26 आपके सामने स्क्रीन पर है। खेल पर आधारित 2 शिक्षण विधियों के नाम लिखिए। तो खेल पर आधारित शिक्षण विधियाँ निम्नलिखित हैं। पहला होगा आपका खेल विधि, दूसरा आपका किंडरगार्टन विधि। इसके बाद प्रश्न संख्या 27 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि शिक्षण कौशल की एक परिभाषा दीजिए। तो डम्बिल के अनुसार यहाँ बताई गई एक शिक्षण कौशल को दूसरे शिक्षण कौशल से समायोजित या प्रयोग को समन्वय कहते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 28 है, सूक्ष्म शिक्षण से क्या तात्पर्य है? तो एलन के अनुसार यहाँ बताया गया कि सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य शिक्षण प्रक्रिया के उस सरलीकृत लघु रूप से है जिसे थोड़े छात्रों वाली कक्षा के सामने अल्प समय में संपन्न किया जाता है। इसी को हम सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 29 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि शिक्षण अधिगम सामग्री से आपका क्या अभिप्राय है, यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होती है? तो शिक्षण अधिगम सामग्री से आशय उस सामग्री से है जिनका प्रयोग बालकों की ज्ञानेंद्रियों को अभिप्रेरित करने के लिए किया जाता है। शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ अलग अलग तरह की हो सकती हैं, जैसे कि आपका TLM हो गया। ठीक है, अलग अलग तरह की बहुत सारी शिक्षण सामग्रियाँ होती हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 30 है, विवरण विधि किसे कहते हैं, विवरण प्रविधि किसे कहते हैं, यहाँ पर आपको बताना है। तो इसमें बताया गया कि विवरण शिक्षण या सूचना देने की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। विवरण क्या है? शिक्षण या सूचना देने की महत्वपूर्ण प्रविधि है। विवरण की कला प्रत्येक शिक्षक में जन्मजात पाई जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर आपके जो 30 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा जो लघुत्तरीय क्वेश्चन है, यहाँ से ये आपके लघुत्तरीय क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे लघुत्तरीय क्वेश्चन है, ये भी आपको देख लेना है अच्छे से, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ये मॉडल पेपर आपको कहाँ से डाउनलोड करना है ये आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस मॉडल पेपर में जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं उसकी आंसर की यहाँ पर दी हुई है, इसे आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो को, इस क्लास को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।